हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ केवल। आई एम फैकल्टी इन CSIR स्क्वायर इंदौर। यहाँ पे हम मैथमेटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अलग अलग एग्ज़ाम जैसे CSIR नेट, JRF, गेट, MP सेट, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन जिसमें आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, लेक्चर अवेलेबल होंगे, एग्ज़ाम पेपर कराए जाएंगे आपके और डेमो पेपर भी होंगे। उसके बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराए जाएंगे। सब कुछ अवेलेबल कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेट 2023 में मैथमेटिकल साइंस का पेपर हुआ था, जिसमें लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन आए थे, लगभग 6 क्वेश्चन आए थे। और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये 6 के 6 क्वेश्चन जितना हमने सिलेबस कवर किया था उसमें से कंप्लीट उसमें से ही आए थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब जो हमने पढ़ाया था उस वो ही कम्प्लीटली आया हुआ था। यहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन आए थे उनका कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन पेपर में 14 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, R³ से R³ पे गिवन है और इसमें किसी वेक्टर से 3 वेक्टर हैं जिसकी इमेजेस दी हुई है और हमको क्या चेक करना है कि हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। ठीक, अब पहली बात हम क्या देख सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, सेम स्पेस से सेम स्पेस पे, R³ से R³ पे, मतलब सेम स्पेस से सेम स्पेस पे डायमेंशन है। इसका मतलब हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि अगर 1 1 होगा तो ऑन 2 होगा और ऑन 2 होगा तो 1 1 होगा। हम सिंपल सा एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर V कैसा है हमारा, VF कैसा है हमारा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है VF से VF। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, T इज 1 1 1 1 if and only if T is on 2। तो अगर हम किसी भी तरीके से ये चेक कर लें कि ये 1 1 है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि on 2 भी होगा, और अगर हम किसी भी तरीके से ये चेक कर लें कि on 2 है तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, 1 1 भी होगा। तो यहाँ से हमारे दो ऑप्शन तो पहली बार डिस्कार्ड हो जाते हैं, A और D ऑप्शन। क्या कह रहा है, A ऑप्शन में 1 1 है बट on 2 नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और 1 1 है बट on 2 है बट 1 1 नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि ये 1 1 on 2 कैसे है। इमेज दी हुई है, सबसे पहले हम एक सेट डिफाइन करते हैं S। S में हम वो सारे वेक्टर कनेक्ट करते हैं जहां पे हमको इमेजेस दी गई है। फर्स्ट वन इज दिस 1 1 0 एंड 1 1 1। ये 3 वेक्टर है, हमको चेक करना है। अच्छा, हमारे पास 3 वेक्टर है, अगर ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो बेसिकली R³ का बेसिस बना लेगा। तो सबसे पहले हमको टास्क क्या है, हमको चेक करना है कि ये Li है कि नहीं हो। इसके लिए हम क्या जानते हैं कि Li होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब अगर 3 वेक्टर है हमारे पास v1 v2 v3 और इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले, सपोज हमारे पास अल्फा a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 अगर 0 के इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल है, तो हमारा a1 a2 a3 अगर 0 आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर इन तीन a1 a2 a3 में से एक भी नॉन जीरो आ गया तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि हमारे वेक्टर जो है कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। सपोज हम 3 स्केलर चूज करते हैं, लेट A, B और C 3 रियल नंबर ऐसे हैं सच दैट A टाइम 1 0 0 प्लस B टाइम 1 1 0 प्लस C टाइम 1 1 1 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर इज बेसिकली 0 0 0। अब इसकी हेल्प से हम 3 इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट वन इज a plus b plus c is equal to 0, second one is b plus c is equal to 0 and third one is c is equal to 0। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्लियरली हम इंप्लाइज करा सकते हैं कि a is equal to b is equal to c is equal to 0। यहाँ पे हमें c की वैल्यू 0 मिल गई, इस इक्वेशन से c की वैल्यू उठा के हमने b plus c में रखा तो b की वैल्यू हमको 0 मिल गई। b और c दोनों 0 है तो इस इक्वेशन पे रखने पर हमको क्या मिल गया, a की वैल्यू भी 0 मिल गई। मतलब a और b और c तीनों स्केलर 0 है। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, s is Li। s कैसा है हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम इसके रेंज सेट की बात करते हैं। रेंज सेट हमारा क्या हो जाएगा, रेंज व्हाट इज रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी इज बेसिकली टी ऑफ 1 0 0, टी ऑफ 1 1 0 एंड टी ऑफ 1 1 1। ठीक, इसकी इमेजेस लिख लेते हैं हम, 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 2। ये हमने लिख लिया, क्लियर है। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि रेंज सेट किसका सबसेट है, R³ का। सिंस रेंज सेट सबसेट इज R³ इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ R³। हमारे पास 3 वेक्टर हैं, अगर ये तीनों वेक्टर Li हो गए तो बेसिकली मतलब क्या बनेंगे, रेंज सेट इज बेसिकली स्पैन ऑफ दिस। अगर ये Li हो गए
तो हमारा एक क्या मिल जाएगा, हमको एक बेसिस मिल जाएगा। 3 Li वेक्टर जो इसको स्पैन कर रहे हैं, बेसिस बनाने का मतलब रेंज ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, r क्यूब के इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली हम इंप्लाइज करा देंगे कि t ऑन टू है, और अभी हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर t ऑन टू हो जाएगा तो वो 1 1 भी होगा। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि ये तीनों वेक्टर Li कैसे हैं। सेम मेथड है हमारी, हमने 3 स्केलर चूज किए सबसे पहले r में, सच दैट हमने 3 स्केलर कैसे चूज किए, a टाइम 0, 1, 1 प्लस b टाइम 1, 0, 1 प्लस c टाइम 1, 1, 2 इज इक्वल टू 0, 0, 0। यहाँ से हमने 3 इक्वेशंस बनाई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, b प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, a प्लस c इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको b की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ऑफ c। यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ c। और ये तीनों वैल्यू हमको क्या कर रही है, इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही है। मतलब क्या है, c हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस है। मतलब अगर हम a की वैल्यू हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। फर्स्टली हमने c की वैल्यू चूज की, देन उसको हमको a और b की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे अगर हम -1 इंटू 0, 1, 1 प्लस -1 इंटू 1, 0, 0, 1, 0, 1 एंड प्लस 1 इंटू 1, 1, 2 रखें, तो हमको बेसिकली क्या मिल रहा है, हमको यहाँ से 1 -1 0, 1 -1 0, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या है, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, जीरो वेक्टर बना रहा है। मतलब ये सेट कैसा है, एलडी है, रेंज स्पेस ऑफ टी इज एल। ये हमारा क्या है, स्पैन सेट क्या है, स्पैन ऑफ जो भी वेक्टर थे हमारे, ये कैसा है, एलडी है। मतलब सिंपली हम क्या कह सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ range space of t, dimension of range space of t is less than, dimension of range space of t is less than 3। मतलब क्या है, t on to नहीं होगा, t is not on to। अगर ये on to नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 भी नहीं, t is not 1 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 जो पेपर में 19 नंबर है। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जिसकी कुछ एक एंट्रीज दी है और उसने 2 स्टेटमेंट दिया। क्या दिया पहला स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट क्या कहता है, m की पावर 8 प्लस m की पावर 12 इज डायगोनलाइजेबल। सेक्यू स्टेटमेंट क्या चेक कर दिया है कि m की पावर 7 प्लस m की पावर 9 इज डायगोनलाइजेबल। ठीक, चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हम 2 रिजल्ट यूज कर रहे हैं। पहला, अगर एक कोई एक मैट्रिक्स A हमारा कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n ऑर्डर, n क्रॉस n ऑर्डर इज डायगोनलाइजेबल, that implies that if and only if minimal polynomial of A is of as linear factor, and second one is that कि if lambda is an eigen value of A, then lambda की पावर n is an eigen value of A की पावर n, where n belongs to natural number। ठीक, अब मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ m भी निकालते हैं। What is the minimal polynomial of m? X is basically equal to x square minus trace of a x plus determinant of a। टू क्रॉस टू मैट्रिक्स से डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x। व्हाट इज द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज बेसिकली इक्वल टू 4 माइनस 3 प्लस 3। दिस वन इज बेसिकली इक्वल टू x माइनस 3 and x minus 1। तो आइगन वैल्यू ऑफ m इज, या दो आइगन वैल्यू का मॉल लिख लेते हैं, 3 and 1। हमको ये पता है जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिली है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर फैक्टर में है। मतलब हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि m हमारा कैसा है, डायगोनलाइजेबल।
दिस इंप्लाइज दैट m इज डायगोनलाइजेबल। अब हम क्या करते हैं, p स्टेटमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज p स्टेटमेंट? p स्टेटमेंट में हमको किसके आइगन वैल्यू निकालनी है, m की पावर 8 प्लस m की पावर 12, आइगन वैल्यू ऑफ दिस वन, आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारी 3 टू द पावर 8 प्लस 3 टू द पावर 12 कॉमा 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 12। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा हमारा, दिस वन इज बेसिकली 2, दिस वन इज बेसिकली समथिंग 3 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 12, दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। मतलब क्या है, m की पावर 8 प्लस m की पावर 12 इज डायगोनलाइजेबल। First statement is correct. Now we will talk about the second statement. What is second statement? M की power 7 plus m की power 9. What is the eigenvalue? Eigenvalue is basically 3 to the power 7 plus 3 to the power 9. 1 की power 7 plus 1 to the power 9. This one is 2. This one is something a distinct number other than 2. Basically, these two are not equal. This matrix also has two distinct eigenvalue. Hence, it is also diagonalizable. So this implies that Q is true and UP is true. So option D is correct. So the next question is question number 22. और ये हमारा क्या कह रहा है कि R4 से R4 में हमको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और उसने नल स्पेस दिया हुआ है। नल स्पेस क्या है हमारा, कुछ एक वेक्टर है जो फॉलोइंग कंडीशन इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और उसने क्या किया है, रैंक ऑफ t - 3i इज इक्वल टू 3। तो i क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और क्या पूछ रहा है, मिनिमम पॉलीनोमियल ऑफ t पूछ रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। बेसिकली सबसे पहले हम नल स्पेस निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें हम कौन सा रिजल्ट यूज करने वाले हैं, रैंक नलिटी थ्योरम। हम क्या जानते हैं कि रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन ऑफ डोमेन, यहाँ पे हमारा डायमेंशन क्या है, R4। तो क्या हो जाएगा हमारा, मॉडिफाई क्या कर लेंगे, रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4 विच इज इक्वल टू 4। ठीक, अब नल स्पेस की डायमेंशन की बात करते हैं, नलिटी ऑफ t की बात करते हैं। तो नलिटी ऑफ t इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी गई है, क्या कह रहा है वो, 4x1 plus 3x2 plus 2x3 plus x4 is equal to 0। यहाँ से हम x4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। x4 is equal to -4x1 -3x2 -2x3। ठीक, अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ अननोन, कितने अननोन हमको मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 1 2 3। तो बेसिकली नलिटी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी हमारी, 3। तो रैंक नलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 3। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 3। अब सेकंड चीज उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको क्या गिवन है कि रैंक ऑफ t - 3i इज इक्वल टू 3। अगेन फॉर्मूला से रैंक ऑफ 3 - ti प्लस नलिटी ऑफ t - 3i इज इक्वल टू 4। तो दिस इंप्लाइज दैट नलिटी ऑफ t - 3i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम जॉर्डन कैरेंकर फॉर्म की बात करते हैं। जॉर्डन कैरेंकर फॉर्म में कितने ब्लॉक्स मिलते हैं हमको, जितनी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी उतने हमको ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 0 की 3 है, मतलब 3 0 के कितने ब्लॉक्स मिलेंगे, 3। यहाँ पे हमको कितने ब्लॉक्स मिलेंगे, 1। तो अगर हम इसका जेसी फॉर्म लिखें तो हमको इस टाइप का मिलेगा, हमको 0 0 एंड 3। यहाँ पे बाकी सारी इंटीज कैसी हो जाएगी हमारी, 0 से जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे मिनिमम पॉलीनोमियल इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ t इज बेसिकली इक्वल टू x minus 3। तो द फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड अदर टू आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है, R4 पे उसने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है। ये बेसिकली यूजुअल इनर प्रोडक्ट ही है, समेशन ऑफ xi yi
अगर x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 है और y इज इक्वल टू y1 y2 y3 y4 है। उसने m डिफाइन करके दिया हो कि m एक स्पेस है R4 का सब स्पेस है बेसिकली, जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट बेसिकली सेम है। हम वो सारे वेक्टर ले रहे हैं जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट बेसिकली सेम है। और क्या कह रहा है कि m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, m परपेंडिकुलर इज बेसिकली द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। इसमें m परपेंडिकुलर की डायमेंशन पूछी हुई है। अच्छा, हम एक बेसिकली क्या रिजल्ट क्या जानते हैं कि अगर VF हमारा कैसा है, बी एनी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड some W is a subspace of V, then first one is V is equal to W diag sum W orthogonal. Second one is the dimension of V is equal to dimension of W plus dimension of W perpendicular. ठीक। अच्छा, डायमेंशन ऑफ m अगर हमको मिल गया तो डायमेंशन ऑफ W परपेंडिकुलर बेसिकली मिल जाएगा हमारा। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ m? डायमेंशन ऑफ m क्या कह रहा है, दो वेक्टर उसने x1 और x3 को बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर दिया। तो कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर बचे हमारे पास, 1 2 3। तो डायमेंशन ऑफ m कितनी हो जाएगी, 3। डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर r क्यूब क्या होती है हमारी, r की पावर 4 इज इक्वल टू 4। इस फार्मूले में हमने रख दिया तो हमको बेसिकली क्या मिल जाएगा, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। तो बेसिकली आप डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो द करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 और i की गारंटी मैट्रिक्स है। उसने एक इक्वेशन दी है और इसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, पहली बात तो मैट्रिक्स को देखें तो ये बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, बेसिकली डायगोनल एंट्रीज। ठीक, और ये इक्वेशन कुछ हमको कैली हैमिल्टन जैसी दिख रही है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या कहते हैं हमारा, x इज बेसिकली क्या हो जाएगा, x - 3 x - 2 एंड x - 1 व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दो टर्म को x स्क्वायर minus 5x plus 6 and x minus 1. This one is again multiply करने पे हमको क्या मिलेगा, x cube minus 5x square plus 6x minus x square minus plus 5x minus 6. So this one is basically equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6. अब कैली हैमिल्टन थ्योरम याद करते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है, Cm of m is equal to 0 मैट्रिक्स बाय कैली हैमिल्टन हम क्या जानते हैं, Cm of m is equal to 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m क्यूब minus 6m square plus 11m minus 6 into I is equal to 0 वेक्टर। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमको क्या चाहिए, m इनवर्स। तो हम इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6i is equal to m cube minus 6m square plus 11m। ठीक, यहाँ पे हमको क्या पता है कि तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है और दूसरी जीरो आइगन वैल्यू नहीं है। मतलब जीरो आइगन वैल्यू नहीं है मतलब क्या है, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 6m इनवर्स इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 6m प्लस अल्फा टाइम i। अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन गिवन है उस पे हम कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 11। तो द करेक्ट आंसर इज 11। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 3x3 रियल मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस i कैपिटल I इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि वहां i क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ऑफ a क्या दिया है, उसने 3 दिया हुआ है। तो हमको ट्रेस ऑफ a स्क्वायर निकालना है। अच्छा, दो बातें हमको पता है कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। और तीसरी बात हमको क्या पता है कि अगर रियल मैट्रिक्स है हमारा और अगर इस किसी भी रियल पॉलिनोमियल के पास अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसके पास उसका कॉन्जुगेट भी एक रूट की तरह होगा। अब सबसे पहली बात क्या दी है इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है हमारा कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस आई इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a। बट a हमारा रियल मैट्रिक्स है, अगेन a इज रियल मैट्रिक्स, a इज 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स। अगर ये रियल मैट्रिक्स है मतलब क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू आई इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, क्यों? क्योंकि हर एक आइगन वैल्यू क्या करती है, अपने कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को रियल पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है जिसका कॉन्जुगेट भी एक रूट होगा। बट ये तो हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है 3। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि एक आइगन वैल्यू क्या है, एज्यूम आइगन वैल्यू ऑफ ए इज x। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, x इंटू माइनस ऑफ i इंटू आई इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि अगर लैम्डा a की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्क्वायर किसकी आइगन वैल्यू होगी, a स्क्वायर। तो आइगन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, आइगन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर क्या आ जाएगी हमारी 9 माइनस 1 एंड माइनस 1। 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ i का स्क्वायर माइनस 1 i का स्क्वायर माइनस 1। तो ट्रेस ऑफ a स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सो द करेक्ट आंसर इज 7। तो ये गेट में आए हुए लीनियर अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन थे उनका हमने सॉल्यूशन देखा। बाकी और भी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन है जैसे रियल एनालिसिस, मॉडल अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, टोपोलॉजी, मेजर थ्योरी, इनके भी जो भी क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।